सबों को जोहार नमस्कार। धुमकुड़िया रेडियो में आपका स्वागत है। भुईहरी व्यवस्था के इस अंतिम कड़ी में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि भुईहरी जमीन कहाँ तक थी और इस बारे में भुईहरों की परंपरागत धारणा की दृढ़ता को भी देखेंगे। डाल्टन ने लिखा है कि ईसाइयों के नेतृत्व में भुईहरों ने हर गांव में गांव की आधी जमीन को अपनी जमीन बतलाया। 1887 की सर्दियों में डिप्टी कमिश्नर ओलेफेंट ने तालागुड़ी गांव में भुईहरों और जमींदारों के बीच विवाद की जांच पड़ताल करवाई, जिसकी रिपोर्ट में कहा गया कि भुईहर हर गांव की आधी जमीन अपनी बतलाते हैं और इस पर कोई समझौता नहीं करना चाहते। डाल्टन ने भी लिखा कि भुईहरों ने दावा किया है कि उन्होंने कलकत्ते के एक वकील जीएम टैगोर द्वारा देश की आधी जमीन की डिग्री पाली है। भुईहरी सर्वे के दौरान हल्दर के सामने भी ऐसे दावे पेश किए गए कि गांव की जमीन भुईहरों की है। भुईहरी जमीन संबंधी इस परंपरागत धारणा का मूल उद्गम आदिवासियों के इस दावे में प्रतीत होता है। अतीत में कभी गांव के बाशिंदों ने अपनी मर्जी से आधी जमीन राजा के पास रखरखाव के लिए छोड़ दी थी और आधी जमीन अपने पास रखी। एक लोकप्रिय कहावत आधा काम आधा दाम से भी इस धारणा का समर्थन होता था, जिसके मुताबिक अपने कब्जे वाली आधी जमीन पर कब्जे के बदले में सिर्फ कुछ बेगार देनी पड़ती थी और बाकी आधी जमीन जो राजा के कब्जे वाली थी के रकम में लगान देना पड़ता था। इस धारणा का जन्म चाहे जहां से हुआ हो, यह तय है कि परंपरागत धारणा यही थी कि गांव की जमीन दो बराबर हिस्सों में बटी हुई थी। एक हिस्से पर लगान लगता था तो दूसरा हिस्सा लगान मुक्त था। पहले वाला हिस्सा राजा का था तो दूसरा हिस्सा भुईहरों का। लेकिन इस धारणा का मेल हकीकत से नहीं बैठता। हल्दर ने ऐसे गांव देखे थे जहां भुईहरी जमीन आधे से भी ज्यादा हिस्से पर थी। जैसे बाड़ा गांव में खेती की कुल जमीन 1420 एकड़ थी, जिसमें भुईहरी जमीन 1050 एकड़ यानी लगभग 75%। लालगंज गांव में खेती की कुल जमीन 858 एकड़ थी, जिसमें से 660 एकड़ जमीन भुईहरी थी। नगड़ी गांव में खेती की कुल जमीन 1320 एकड़ थी, जिसमें से भुईहरी जमीन 990 एकड़ थी। शरद चंद्र राय ने भी लिखा है कि भुईहरी कमीशन की जांच पड़ताल के दौरान सीरी परगना के कई गांवों में और खूंटी के निकट पोसेया तथा बुरजू गांव में मंजीहस या राजहस जमीन 1 एकड़ भी नहीं मिली, यानी अधिकांश जमीन भुईहरों के कब्जे में थी। इन गांव के उल्टे ऐसे गांव भी मिले जहां पहनई जमीन सिर्फ कुछ बीघे भर थी। हल्दर ने लिखा, मोटा मोटी यह बात कही जा सकती है कि राजहस के मुकाबले भुईहरी जमीन का अनुपात बहुत बदलता हुआ मिलता है। यह कुल खेती की जमीन के 100वें हिस्से से लेकर कुल जमीन के 30/4 हिस्से तक भी मिलता है। एक भुईहरी गांव के सबसे प्राचीन 1720 ईस्वी के लगान खाते में वेबस्टर ने पाया कि राजहस से भुईहरी का अनुपात 5:1 का था, यानी 5 भाग राजहस जमीन थी तो 1 भाग भुईहरी जमीन। इस तरह हम देखते हैं कि महाराजा को अपने रख रखाव के लिए
आधी जमीन दे देने की धारणा एक वैसे ही भ्रामक धारणा थी जैसे फणिमुकुट राय को अपना राजा चुन लेने या और भी बहुत से दूसरे राजाओं को चुन लेने जैसी दंत कथाएं हैं। खेती की कुल जमीन के मुकाबले भूइहरी जमीन का अनुपात असल में जमींदार की दखलंदाजी के खिलाफ भूइहरों की प्रतिरोध क्षमता पर निर्भर करता था। इसमें कोई शक नहीं कि जिन इलाकों में भूइहर मजबूत थे यानी गोत्र के हिसाब से बसे होने के कारण संख्या में अधिक थे और वंश परंपरा की दृष्टि से भी प्राचीन निवासी थे, वहाँ जमींदारों की दखलंदाजी के खिलाफ होने वाला प्रतिरोध भी ज्यादा तगड़ा था। बेगार के बारे में एक अजीब सा तथ्य यह है कि 1869 के छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट के मातहत किसानों को अपनी श्रम सेवाओं को चाहे तो नगद लगान के बदलवाने की सुविधा दे दी गई थी। फिर भी किसानों ने इसके लिए बहुत कम आवेदन दिए। किसानों ने जितने दावे जमीन के लिए किए, बेगार को नगद लगान में बदलने के लिए उतने दावे नहीं किए। जैसे भूइहरी और माझी जमीन पर अपना दावा जताने के लिए किसानों ने भूइहरी कमीशन को 13,763 आवेदन पत्र दिए, जबकि बेगार को नगद लगान में बदलने के लिए सिर्फ 1,167 आवेदन पत्र दाखिल किए। भूइहरी सर्वे से ठीक पहले बैठ बेगारी के खिलाफ चल रहे व्यापक आंदोलन को देखते हुए यह सचमुच आश्चर्यजनक लगता है। इसकी पूरी व्याख्या सरकारी अफसरों के इस दावे से नहीं होती कि भूइहर लोग नगद लगान के बजाय बेगार देना ज़्यादा पसंद करते थे अथवा बैठ बेगार के खिलाफ शिकायतें बढ़ा चढ़ाकर की गई थी। इसकी पूरी व्याख्या तभी हो सकती है जब जमींदारों के खिलाफ भूइहरों के संघर्ष को भी ध्यान में रखा जाए, जैसा कि हम आगे चलकर देखेंगे। भूइहरी सर्वे के दौरान स्थानीय ईसाई आदिवासी भूइहरों का आंदोलन आर्थिक मांगों से आगे बढ़कर एक वैकल्पिक राजनीतिक सत्ता की मांग तक पहुंच गया था, जो बैठ बेगारी की बुनियाद को ही जमींदार के भूमि स्वामित्व को चुनौती दे रहा था। इसलिए यह स्वाभाविक है कि उन्होंने बैठ बेगारी के दिन बढ़ाने या घटाने अथवा उसे नगद लगान के बदले जैसे गौण मुद्दे पर सौदेबाजी करने से इनकार कर दिया। वे जमींदारों के भूस्वामित्व के आधार को ही नाजायज मान रहे थे। यही कारण है कि भूइहरों ने, खासकर ईसाई भूइहरों ने, किसी भी किस्म की बैठ बेगारी को देना बंद कर दिया था। बैठ बेगारी और जमींदारी भूस्वामित्व को नाजायज मानने के बाद बैठ बेगारी को नगद लगान में बदलने के लिए अर्जी देने का कोई मतलब नहीं था। भूइहरी सर्वे से खेतिहर समस्याओं का हल नहीं निकला। इसकी असफलता का नतीजा यह निकला कि जमींदारों और भूइहरों ने अपने अपने दावे को और भी बुलंद करना शुरू किया। धन्यवाद।